हेलो एवरीवन, आज हम सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है, यानी कि शक्तियों का विभाजन। इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट है टॉपिक इसके अंदर बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में यहाँ दो कंट्री हैं। इन दो कंट्री का कंपैरिजन बताया है कि भी पावर शेयरिंग यहाँ पर कैसे किया गया। देखो, बेल्जियम है, बेल्जियम एक यूरोप की कंट्री है। इसके अंदर आप देखोगे कि ये इसका कंपैरिजन किया गया है हरियाणा स्टेट से, यानी कि हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। यहाँ पर एथेंटिक कंपोजिशन है जो, यानी कि सोशल डिवीज़न है वो कैसे है। देखो, सोशल डिवीज़न क्या होता है, जब हम एक जगह पर कई सालों से रह रहे होते हैं तो हमारा वहाँ की कल्चर, लैंग्वेज और जो रिचुअल्स हैं, यानी कि जो हम रीति रिवाज हैं, वो सारे हमारे उसी एरियाज़ के होने लग जाते हैं। तो हम जिस रीजन में रहते हैं उसी के हम फॉलो करने शुरू हो जाते हैं। तो एथेंटिक जो ग्रुप्स हैं, यानी कि कंपोजिशन है, वो क्या है। देखो, इसको हम इस टाइप से समझेंगे। बेल्जियम, पहले हम बेल्जियम का देखते हैं कि जो 59% जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसके अंदर फ्लेमिश रीजन है, यानी कि फ्लेमिश रीजन है, और उसके अंदर डच स्पीकिंग यानी कि डच भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। 40% वॉलोनिया एक जगह है जिसके अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं, और 1% जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग हैं। ये सब भाषा के आधार पर डिफरेंस किया गया है। अब इसके अपोजिट जो बेल्जियम है, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल, अब यहाँ पर 80% जो लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि मेजॉरिटी में है, और 20% डच स्पीकिंग है, यानी कि माइनॉरिटी में है। तो यहाँ पर अगर आप कंपोजिशन देख रहे हो तो बिल्कुल डिफरेंट है बेल्जियम और ब्रुसेल का। अगर हम इंडिया की बात करें तो मेजॉरिटी देखो हिंदू की है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया के अंदर मेजॉरिटी हिंदू की है, और माइनॉरिटीज़ में कौन है, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस। ये सारे किस में आ जाते हैं, माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। और बेल्जियम की बात करें तो जो जर्मन है, जर्मन में 1% है, यानी कि जर्मन भाषा बोलने वाले 1% है, लेकिन ये इकोनॉमिक लेवल पर क्या है, पावरफुल है, जो कि डच स्पीकिंग लोगों को ये बात सही नहीं लग रही थी। ये देखो इधर, ठीक है, बेल्जियम की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा है कि जो जर्मनी है वो 1% है, लेकिन 1% होने के बाद भी इनका जो इकोनॉमिक लेवल है वो काफ़ी हाई है, पावरफुल है, यानी कि इनके पास पैसा बहुत है। लेकिन डच स्पीकिंग, डच कितने लोग हैं, 59%, जो कि सबसे ज़्यादा है, वो ये बात सहन नहीं कर पा रहे थे। एजुकेशन वगैरह का भी इनको काफ़ी फ़ायदा था जर्मनी को। अब जो 1950 से लेकर 1960 के बीच में, इधर देखेंगे ऊपर, 1950 से लेकर 1960 के बीच में काफ़ी टेंशन थी जो वो हाई हो गई थी। अगर हम बात करें ब्रुसेल्स की तो डच कम थे और बेल्जियम में डच ज़्यादा थे। इस सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए हम दूसरी कंट्री जो कि श्रीलंका का है उसके बारे में यहाँ पर उसको हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करेंगे। अब जो श्रीलंका है वो जो आइलैंड है, आइलैंड क्या होता है, पानी से घिरा हुआ। अब इसकी जो सिचुएशन है वो इंडिया के बराबर है, ठीक है, सॉरी, हरियाणा के बराबर है, इंडिया नहीं, हरियाणा के बराबर है। अब जो सिहला है, सिहला या सिहली, आप दोनों भाषा बोल सकते हो, सिहली भी बोल सकते हो इसको, सिहला भी बोल सकते हो। जो सिहला स्पीकर्स हैं वो 74% हैं, ठीक है, 74% है यहाँ सिहला, और तमिल स्पीकर हैं वो 18% है। अब यहाँ पर जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो 13% हैं। अब यहाँ दो टाइप के हैं, एक तो है नेटिव्स और दूसरा है फॉरफादर जो हमारे थे वो इंडिया से श्रीलंका, तमिलनाडु एरिया से श्रीलंका में ले जाए गए प्लांटेशन के लिए, तो वो उनको इंडियन तमिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडियन तमिल्स हैं
उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक नेटिव है, नेटिव जैसे कि आप पहले से हरियाणा में रह रहे हो तो आप यहाँ के हर चीज़ को जानते हो या कल्चर को जानते हो, आप इसकी भाषा को जानते हो। और जो नेटिव्स हैं वो तो वहाँ के रहने वाले लोग हो गए, और जबकि दूसरे जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो 13% थे, जिसके अंदर वहाँ पर लोगों को ले जाया गया था। ठीक है, तो अब हम इन सब के बारे में जानते हैं कि इन दोनों कंट्री के अंदर क्या हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है मेजॉरिटिनिज्म इन श्रीलंका। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। दोनों का कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा। बेल्जियम, ब्रुसेल, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल, उसके बारे में पता चल गया आपको, और श्रीलंका का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो अब यहाँ श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंट हासिल होती है, यानी कि फ्रीडम उसको मिलती है। और जो सीली कम्युनिटी है, यानी कि सीला या सीली जो भी आप बोलना चाहें, जो सीला कम्युनिटी है उसके मेजॉरिटी के चलते हुए जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर डोमिनेट कर रही है। अब पावर में आकर उन्होंने काफ़ी मेजॉरिटी जो मेजरमेंट स्टेप्स थे वो यहाँ एस्टेब्लिश किए। अब 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसके अंदर सीला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की गई, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। यानी कि कहने का मतलब है कि हर जगह पर जो सीला लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जाएगा। अब जो गवर्नमेंट है उसने भी एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें सीला को यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी जो चीज़ें थी उसके अंदर इनको प्रेफरेंस मिलने लगी है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है उसके अंदर जो बुद्धिज़्म है उसको प्रोटेक्ट करेगा और बुद्धिज़्म को बढ़ाने में हेल्प भी करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है कि अब इन सब चीज़ों को लेकर श्रीलंकन जो तमिल्स थे उनको लगने लगा कि कोई भी पार्टी उनकी लैंग्वेज और कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं है, यानी कि उनके बारे में कोई भी पार्टी सोच नहीं रही है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था और गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, कॉन्स्टिट्यूशन और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही है। इन सब को लेकर जो सीला थे उन्होंने अपने जो श्रीलंकन उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। श्रीलंकन थे ना, उन्होंने अलग पार्टी बना ली और इनके बीच में दोनों के बीच में टेंशन होने लगी। श्रीलंकन और जो सीला, इन दोनों के बीच में टेंशन होने लगी और इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और जो तमिल लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए इन्होंने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अब जो रीजनल एटोनमी थी, रीजनल एटोनमी जो पार्टी थी, या रीजनल क्या होता है, जो उस एरिया में रहकर वो सारे अपने डिसीजन ले सकें। तो रीजनल एटोनमी और लैंग्वेज बनाने पर उन्होंने 1980 में बहुत सारी यानी कि यहाँ 1980 के अंदर बहुत सारी जो पार्टीज आ गई थी उनके बीच में इन्होंने अपनी डिमांड शुरू कर दी। और तमिल की जो अपने एक इन्होंने कह दिया कि जो तमिल इलम है, यानी कि उनको अलग से एक स्टेट चाहिए। तो श्रीलंका का ईस्ट और नॉर्थ पार्ट में, दोनों पार्ट्स में ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। और इसकी चलते बहुत सारे इनके बीच में टेंशन शुरू हो गई थी, तो सिविल वॉर शुरू हो गया। अब सिविल वॉर शुरू हुआ है। सिविल वॉर क्या होता है कि कंट्री के अंदर ही वॉर शुरू हो जाना। ठीक है, कोई दूसरी कंट्री आकर लड़ाई नहीं कर रही है, बल्कि वहाँ पर दो ग्रुप के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। तो इसके जब ये सिविल वॉर शुरू हुआ तो काफ़ी सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बेघर भी हो गए। श्रीलंका था, उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एजुकेशन थी, हेल्थ थी, काफ़ी अच्छी थी। लेकिन सिविल वॉर के चलते हुए जो सोशल कल्चर था, इकोनॉमिक जो लाइफ थी, उसके अंदर लोगों की जो लाइफ थी उसके अंदर काफ़ी इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए थे।